नेक्स्ट मेथड है वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर मेथड। वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर मेथड एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें हम वैरेक्टर डायोड का यूज़ करेंगे एफएम जनरेट करने के लिए। तो वैरेक्टर डायोड का यूज़ करके एफएम जनरेट करने से पहले हम वैरेक्टर डायोड के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जब पीएन जंक्शन हम पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन की जब बायसिंग करते हैं तो उस केस में हम देखते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं पीएन जंक्शन को तो पी साइड पे हमारे पास होल्स होते हैं, एन साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, और जो आयंस होते हैं, आयंस हमारे पास ये नेगेटिव आयंस होते हैं, पी में एक्सेप्टर आयंस, और एन साइड डोनर्स आयंस होते हैं। यहाँ पर जब हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस करते ही हम देख रहे हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने पी लेयर को कनेक्ट कर दिया है। बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है और होल जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है, तो सेम पोलैरिटी होने की वजह से जो होल्स होंगे वो जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। सेम वैसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव पोलैरिटी पे होते हैं, मतलब नेगेटिव होते हैं, और बैटरी भी हमारा जो है टर्मिनल एन लेयर जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी पे कनेक्टेड है बैटरी के। तो इलेक्ट्रॉन्स और ये नेगेटिव पोलैरिटी बैटरी का जो टर्मिनल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल करने की वजह से जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस के केस में जंक्शन के पास के जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे, और जैसे ही जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो आपस में ये रिकम्बाइन होकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो यहाँ पर जंक्शन के पास का जो एरिया है वहाँ पर केवल आयंस ही बच जाएंगे। जब यहाँ से होल निकल के एन लेयर पे चला जाएगा जंक्शन को क्रॉस करके तो यहाँ पे नेगेटिव साइन छोड़ जाएगा, क्योंकि होल पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन बचेगा, मतलब एक्सेप्टर आयंस बचेंगे, और यहाँ पर डोनर आयन बचेगा। तो एक तरीके से ये अब एक पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जंक्शन के पास जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे वो जंक्शन को क्रॉस करके आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे, रिकम्बाइन होकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। उसकी वजह से जंक्शन के पास केवल आयंस बचेंगे, जो डोनर आयन है, और एक्सेप्टर आयन से बचेंगे, जो कि एक बैटरी फॉर्म करते हैं। ये एक पोटेंशियल बैरियर फॉर्म कर देते हैं कि अब जब तक हम इस बैरियर से, इस पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा और करंट का फ्लो नहीं होगा इस बैरियर की वजह से। ये जो हमारा फॉर्म हुआ है, ये जो रीज़न है आपका, यहाँ पर जो आयंस फॉर्म हुए हैं इसी को हम लोग डिप्लीशन लेयर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि फॉरवर्ड बायस के केस में आपके पास डिप्लीशन लेयर का जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है। जैसे ही आप रिवर्स बायस अप्लाई करते हो, रिवर्स बायस का मतलब है कि पी लेयर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करिए और एन लेयर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करिए, तो ये रिवर्स बायस कंडीशन हो जाती है। अब इस केस में देखिए, होल आपका पॉजिटिवली चार्ज है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो होल्स जो होंगे यहाँ के वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। होल्स जो होंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे और यहाँ आकर के वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे और यहाँ आकर के ख़त्म हो जाएंगे। तो फॉरवर्ड बायस के केस में आपने देखा था कि डिप्लीशन विड्थ आपकी कुछ ऐसी थी, जैसे आपने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया, इसको नेगेटिव किया, इसको पॉजिटिव किया, तो यहाँ का जो होल था वो अट्रैक्ट होकर के यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे आके ख़त्म हो गया। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आकर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर के ख़त्म हो गया। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर आपके जो होल्स थे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बैटरी के टर्मिनल्स पर आकर के ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास अब आयंस ही बच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्स बायस के केस में डिप्लीशन विड्थ हमारी बढ़ जाती है। ये हम देख रहे हैं, ये हमारा जो डिप्लीशन विड्थ अभी इतनी थी, अब डिप्लीशन विड्थ हमारी और वाइड हो गई है, डिप्लीशन विड्थ हमारी बढ़ गई है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर कहा जाए कि कैपेसिटर कैसे फॉर्म होता है, दो प्लेट होती है हमारी, एक प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज होती है कैपेसिटर की, और उनके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक होता है, मतलब कि जो दोनों प्लेट्स होती हैं वो डी डिस्टेंस पे होती हैं, और जब एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज है तो ये हमारा एक कैपेसिटेंस फॉर्म करता है जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन ए बाई डी। मतलब कि अगर डिस्टेंस को हम वेरी कराएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी वेरी करेगी। सिमिलर केस यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये
आपके जो आयंस हैं एक तरीके से ये कैपेसिटर की एक प्लेट का काम कर रहे हैं। ये जो आपके आयंस हैं ये कैपेसिटर की एक प्लेट का काम कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लेट का काम कर रहे हैं। और जो नेगेटिव आयंस हैं ये कैपेसिटर की नेगेटिव चार्ज प्लेट्स का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स थी वो आपको मिल गई। ये जो आपके आयंस हैं, ये जो आपका आयंस है ये आपका कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट कहलाएगी, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट कहलाएगी। और ये जो डिप्लीशन विड्थ आपकी फॉर्म हो रही है ये विड्थ क्या है, ये एक तरीके से डिस्टेंस कहलाएगी, जिस डिस्टेंस पे आपके ये जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं वो प्लेस्ड हैं। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया डायोड के केस में। ये आपका प्लेट वर्क करेगा, ये जो पी लेयर है ये आपका नेगेटिव प्लेट वर्क करेगा कैपेसिटर का, और ये पॉजिटिव प्लेट वर्क करेगा कैपेसिटर का। तो यहाँ से अब आप देखिए कि जब यहाँ पर प्लेट्स आ गई पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट एक डिस्टेंस डी पर प्लेस्ड है, तो वहाँ पर कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा। कैपेसिटेंस फॉर्म होगा तो C = ε/A/d। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज हमने बढ़ाया, वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा डिप्लीशन विड्थ जो है, मतलब रिवर्स बायस वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो डिप्लीशन विड्थ हमारा क्या है, बढ़ रहा है। डिप्लीशन विड्थ बढ़ने का मतलब है, यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हमारा डिप्लीशन विड्थ बढ़ रहा है, डिप्लीशन विड्थ बढ़ने का मतलब है कि हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। दैट मीन्स कि हमारा जो रिवर्स बायस वोल्टेज है, बायस वोल्टेज को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ कर जा रही है। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है या रिलेशनशिप निकल के आता है, ये जो हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस है ये यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है डायोड के केस में, इसको हम जंक्शन कैपेसिटेंस CJ बोल सकते हैं। तो हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस CJ जो होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज के इक्वल होता है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम देख भी रहे हैं अपने इस डायग्राम से कि अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि रिवर्स बायसिंग को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिप्लीशन विड्थ हमारा बढ़ जाता है। रिवर्स बायस के केस में डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाता है। डिप्लीशन विड्थ का बढ़ने का मतलब क्या है कि वही डिस्टेंस डिप्लीशन विड्थ हमारा कैपेसिटर की डिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा मतलब कैपेसिटर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस का डिस्टेंस बढ़ते ही हमारा इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से जो जंक्शन कैपेसिटेंस होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हम देख पा रहे हैं कि CJ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR है। तो अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो जंक्शन कैपेसिटेंस हमारा कम हो जा रहा है। इसका मतलब है कि डायोड में कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, मतलब डायोड जो है हमारा उसमें कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है। तो वैरेक्टर डायोड का जो सिंबल होता है डायोड में हम कैपेसिटेंस कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ये हमारा कैपेसिटेंस शो कर रहा है, कैपेसिटर की प्लेट शो कर रही है, तो ये हमारा वैरेक्टर डायोड का सिंबल हो गया। अब अगर हम इसका ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं तो ग्राफ हमारा वोल्टेज और कैपेसिटेंस के बीच प्लॉट किया जाएगा। ये हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज है, ये हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो हमने यहाँ से रिलेशन क्या देखा है कि अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं जंक्शन कैपेसिटेंस हमारा कम हो जाएगा, मतलब कि हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जंक्शन कैपेसिटेंस हमारा कम हो जाएगा। तो आप रिवर्स बायस वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, जंक्शन कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, मतलब जंक्शन कैपेसिटेंस आप कम करते जाइए तो आपका रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा। इन्वर्स रिलेशन निकल के आ रहा है कि अगर आप रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हो, देखिए अगर आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हो, यहाँ पर अगर आपका रिवर्स बायस वोल्टेज ये है तो कैपेसिटेंस कुछ आपका इतना है, और अगर रिवर्स बायस वोल्टेज आपने बढ़ा दिया तो आपका कैपेसिटेंस देखिए घट गया यहाँ से। तो रिवर्स बायस वोल्टेज जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, ये देखिए रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस आपका घट रहा है। वैसे ही अगर आप कैपेसिटेंस बढ़ाओगे तो रिवर्स बायस वोल्टेज घटता जाएगा। ये वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम है, जिसमें वैरेक्टर डायोड को कनेक्ट किया गया है। वैरेक्टर डायोड का यूज़ करके सर्किट को फॉर्म किया गया है FM जनरेशन के लिए। इसमें वैरेक्टर डायोड कनेक्ट किया गया है जिसमें हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, रिवर्स बायसिंग करेंगे, रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करने से जो वैरेक्टर डायोड का जो जंक्शन कैपेसिटेंस है CD या फिर CJ वो वेरी करेगा। जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को वेरी कराएंगे उसके अकॉर्डिंग जो वैरेक्टर डायोड का जंक्शन कैपेसिटेंस है या फिर CD है वो वेरी करेगा। उसके लिए हमने क्या किया है, रिवर्स बायस वोल्टेज जो है, रिवर्स बायस वोल्टेज के सीरीज़ में हमने मैसेज सिग्नल को
कनेक्ट कर दिया है मैसेज सिग्नल को। इसके साथ कनेक्ट करने से हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो मैसेज सिग्नल के चेंज होने से जो वैरेक्टर डायोड पर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो वेरी करेगी। इसका मतलब है कि मैसेज सिग्नल में वेरिएशन करने से वैरेक्टर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उसमें वेरिएशन होगा। वैरेक्टर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है अगर उसमें वेरिएशन होगा तो जो जंक्शन कैपेसिटेंस है उसमें वेरिएशन होगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने वैरेक्टर डायोड को एक टैंक सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। टैंक सर्किट क्या करेगा, एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देगा। उस फ्रिक्वेंसी को, वो जो फ्रिक्वेंसी है हमारी, वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो वेरी कर रहा है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। और हमने इसी कैपेसिटेंस को टैंक सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। टैंक सर्किट जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा वो फ्रिक्वेंसी इस कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। तो ये था हमारा जनरेशन ऑफ एफएम विद द हेल्प ऑफ वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। इस सर्किट में RFC एंड CB क्यों लगा हुआ है? RFC मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक। ये एक तरह की कॉइल होती है जो लो फ्रिक्वेंसी इसको पास करती है। ये क्या है, बाईपास कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑडियो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ऑडियो ट्रांसफार्मर के हेल्प से जब लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो पास होता है, उस केस में क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है बाईपास कैपेसिटर, इसका रिएक्टेंस होता है XC=1/FC। XC= हम कह सकते हैं 1/ωc। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल पास कर रहे हैं, लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल अगर हम पास कर रहे हैं तो हमारा रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। रिएक्टेंस हाई होने का मतलब है ये जो कैपेसिटर है वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। लो फ्रिक्वेंसी के केस में कैपेसिटर जब ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो ये इसको हम मान सकते हैं कि यहाँ पर ये कैपेसिटेंस नेगलेक्टेड है या फिर डिसकनेक्टेड है, कनेक्ट नहीं है। उस केस में हमारा लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम देखेंगे कि एक्सेल जो रिएक्टेंस है इंडक्टर का या फिर इस कॉइल का क्या होगा, ये होता है ω_L। ω_L का मतलब है कि लो फ्रिक्वेंसी के लिए हमारा जो रिएक्टेंस है वो कम है, और लो फ्रिक्वेंसी के लिए अगर रिएक्टेंस कम है तो चोक को हम कह सकते हैं कि ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है कि लो फ्रिक्वेंसी को ये चोक ईजिली पास कर रहा है और कैपेसिटर क्या कर रहा है उस टाइम पे ओपन सर्किट हो जा रहा है। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ पर टैंक सर्किट लगा हुआ है और इस टैंक सर्किट की वजह से अगर हमारा फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा है, फ्रिक्वेंसी अगर इंक्रीज़ कर जा रहा है मतलब फ्रिक्वेंसी अगर हाई हो जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, अगर फ्रिक्वेंसी हाई होती है, फ्रिक्वेंसी हाई होने का मतलब क्या है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी हाई हो जाना। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू का हाई होने का मतलब क्या है कि अब ये जो चोक है या कॉइल है ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगी। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा वैरेक्टर डायोड और जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जो ऑडियो ट्रांसफार्मर है, वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा एक दूसरे से। इसका मतलब है कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इस ऑडियो ट्रांसफार्मर में एंटर नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स हमारा मैसेज सिग्नल और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल एक दूसरे को डिस्टॉर्टेड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पास ना हो, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो चोक है वो उस टाइम पर ओपन सर्किट हो जा रहा है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। लेकिन जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कैसे, हाई फ्रिक्वेंसी जब आप अप्लाई करोगे, हाई फ्रिक्वेंसी अप्लाई करने का मतलब है कि रिएक्टेंस लो हो जाना है। रिएक्टेंस लो होने का मतलब है कि जो आपका कैपेसिटर है, बाईपास कैपेसिटर, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब है कि आपका जो भी रिएक्टेंस है, जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इसके थ्रू पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपका सर्किट है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका कॉइल है या फिर चोक कनेक्टेड है यहाँ पर, ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमारा ऑडियो ट्रांसफार्मर में एंटर ना कर पाए इसलिए लगा हुआ है। बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को वो ईजिली पास कर सके और जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसको बाईपास कर सके। ये एक प्रैक्टिकल वैरेक्टर डायोड एफएम सर्किट शो किया गया है जिससे हम एफएम जनरेट करेंगे। इसमें एक कॉलपिट ऑसिलेटर यूज़ किया गया है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर की तरह। इसे हम लोग क्लैप एफएम ऑसिलेटर भी बोलते हैं। इसमें जो आउटपुट वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, या आउटपुट वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैसेज सिग्नल या फिर इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करती है। अगर हम इनपुट पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी इस वैल्यू पर। जब जो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी है इस वैल्यू पर डिपेंड करेगी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट का फ्रिक्वेंसी चेंज होगा। जैसे जैसे हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज होगा वैसे वैसे हमारा ये
आउटपुट फ्रिक्वेंसी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा वैरेक्टर डायोड लगा हुआ है। जैसे हमारा मैसेज सिग्नल का फ्रिक्वेंसी चेंज होगा जब हम इसका बाइसिंग करेंगे, बाइसिंग के अकॉर्डिंग जब बाइसिंग वोल्टेज पर मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा बाइसिंग वोल्टेज है वो वेरी करेगा। बाइसिंग वोल्टेज वेरी करने से वैरेक्टर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वेरी करेगा। वैरेक्टर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वेरी करने से जो वैरेक्टर डायोड जंक्शन कैपेसिटेंस होगा या फिर डिप्लीशन कैपेसिटेंस होगा वो वेरी करेगा। उसके वेरी करने से जो फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है इस कॉलपिट ऑसिलेटर के द्वारा वो फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, और वो जो फ्रिक्वेंसी हमारी वेरी करेगी यही हमें आउटपुट पे ऑब्टेन होगी। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हमारा जनरेट हो रहा है, फ्रिक्वेंसी वेरी कर रहा है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही विद द हेल्प ऑफ दिस वैरेक्टर डायोड एंड कॉलपिट ऑसिलेटर। तो यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी ऑब्टेन हो जाएगी, मतलब एफएम जनरेशन या फिर एफएम मॉड्यूलेशन ऑब्टेन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वैरेक्टर डायोड एंड कॉलपिट ऑसिलेटर्स। एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड, इससे ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल हो सकती है। वैरेक्टर डायोड के हेल्प से जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है एक सफिशिएंट अमाउंट का फ्रिक्वेंसी डेविएशन देखने को मिलता है कि हाई वोल्टेज पर हमारा फ्रिक्वेंसी बढ़ता है और जैसे जैसे वोल्टेज हमारा घटता आता है फ्रिक्वेंसी हमारा घटता आता है। तो जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन हमें ऑब्टेन होता है वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेशन के केस में बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट का प्राप्त होता है, तो ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी का कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है रिमोट ट्यूनिंग। रिमोट ट्यूनिंग का मतलब क्या है कि इसमें जो हम वैरेक्टर डायोड यूज़ कर रहे हैं, वैरेक्टर डायोड का जो कैपेसिटेंस है वो ट्यूनिंग सर्किट में जो हम आरसी सर्किट यूज़ कर रहे थे, पहले जब हमने रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर सर्किट की बात की थी तो उसमें हमने आरसी सर्किट यूज़ किया था। उस आरसी सर्किट में जो ट्यूनिंग हो रही थी तो यहाँ पर भी जो वैरेक्टर डायोड हमने यूज़ किया हुआ है, वैरेक्टर डायोड का जो कैपेसिटेंस है वो एक पार्ट ही रहेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ट्यूनिंग के केस में, तो उसकी हेल्प से हमारा रिमोट ट्यूनिंग पॉसिबल होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि एफएम एंड पीएम जनरेशन पॉसिबल हो सकता है वैरेक्टर डायोड सर्किट की हेल्प से।